सिखों ने 5 लड़कियों को अगवा किया और फिर कर्फ्यू में ख्वाजा रफीक अमृतसर की सड़कों पर निकले और अंग्रेज कॉनवॉय के जरिए उनकी इज्जत और जिंदगी बचाई। ख्वाजा रफीक लंदन में डॉक्टर बनने जा रहे थे, मगर कायद आजम की कॉल पर सब छोड़ दिया। खिजर हयार टोआना ने कायद आजम का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। मुतहिदा हिंदुस्तान में ख्वाजा रफीक एक अमीर नौजवान थे, मगर पाकिस्तान में उनका खानदान गुर्बत का शिकार हो गया। शेख मुजीब और ख्वाजा रफीक अवामी मुस्लिम लीग में बेहतरीन दोस्त थे, मगर फिर क्यों दोनों की राहें अलग हो गईं। आमरीयत के सामने डट जाने वालों के घर वालों को गुर्बत समेत कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भुट्टो की तरफ से ख्वाजा रफीक को धमकी मिली तो तकरीर में उन्होंने कहा, मुझे आपका पैगाम मिल गया है, मगर मैं वही करूंगा जो दुरुस्त है। और सबसे बढ़कर आसिफ तारी कौन था जिसने 1972 में ख्वाजा साद रफीक के वालिद को 5 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। जस्तजू में मैं हूं अवैस गौरी और आज से हम आगाज कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की कहानी। मगर आज पहली किस्त में उनके वालिद ख्वाजा मोहम्मद रफीक से तारुफ हासिल करते हैं। पंजाब असेंबली की बैक साइड पे उन पे हमला किया गया, तो वो मौके पे उनको 5 गोलियां लगी। कातिल थे वो पीपल्स पार्टी के प्रोमिनेंट लोग थे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ख्वाजा साद रफीक, मैं और आप 1 to 1 उस इलेक्शन में लड़ लेते हैं और पता चल जाता है कौन से पार्टी कि जितना बेतौकीर इस ईवान को इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिली। जमीयत ने उठाया, फिर मुशर्रफ के दौर में मुझे उठाया गया, मारा गया। बांध के मारा जाता है, बेबसी होती है। साद रफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम इमरान खान को समझाते थे अगर कभी तुम्हारी बारी आ गई तो बच्चों फिर क्या बनेगा और कैसे सरकार चलाओगे। इत्तला मिली कि सिखों ने 5 मुसलमान लड़कियों को अगवा कर लिया है और उनकी इस्मत दरी के लिए उन्हें अपने गांव ले गए हैं। पाकिस्तान बन चुका था। एमएसएफ अमृतसर के सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा मोहम्मद रफीक मगर अपने वतन नहीं गए थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों की ज़िंदगी बचाना उनका फ़र्ज़ था। हर तरफ खून बहाने का सिलसिला जारी था, मगर अमृतसर में जुल्म की जो तारीख रकम की गई वो सबसे होलनाक थी। वो ट्रेन जो मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान आ रही थी, उसमें हज़ारों मुसलमानों को सिखों ने हमला करके काट डाला था और फ़कत 100 अफराद जिंदा बच सके थे। ऐसे हालात में एमएसएफ तक ये खबर पहुंची कि 5 मुसलमान लड़कियों को सिखों ने अगवा कर लिया है, तो अपनी जान बचाने की कोशिशों में मसरूफ किसी भी शख्स ने शायद इसे एक रूटीन की खबर ही समझा हो। मगर ख्वाजा रफीक ने तने तनहा तहिया कर लिया कि वो ये जुल्म नहीं होने देंगे। मगर वो क्या कर सकते थे, कानून नाफिज करने वाले इदारे पहले ही मसरूफ थे। सूरत हाल कुछ वैसी थी कि पूरे शहर में ट्रेन सानेहा के बाद कर्फ्यू नाफिज था, मगर ख्वाजा रफीक इसकी परवाह न करते हुए घर से निकले। वो गलियों में भाग रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कोई साथी कारकुन मिल जाए, कोई मुसलमानों का जत्था मिल जाए, पुलिस या कोई और मदद को आ जाए। मगर गलियां खाली थीं। ख्वाजा रफीक मरकजी सड़क पर आ गए, जहां पर इन्हें फौज का एक कॉनवॉय नजर आया। वो उसकी तरफ बढ़े। फौजियों की तरफ से आवाज आई कि जहां हो वहीं रुक जाओ, मगर ख्वाजा रफीक हाथ उठाए आगे बढ़ते रहे। अंग्रेज कैप्टन हैरानी से उनकी तरफ बढ़ा तो ख्वाजा रफीक ने उनसे सारी सूरत हाल बताई और यूं उनके साथ चंद फौजी जवान भेजे गए, जिन्होंने सिखों के गांव फुल्ला सिंह दा बुरज से इन 5 लड़कियों को बरवक्त बाजियाब करवा लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की दास्ताने हयात में झांकने से पहले ये लाजिम है कि उनके ख़ानदान से तारुफ हासिल किया जाए, मगर इससे भी ज़रूरी है कि उनके वालिद ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक की कहानी पहले आपको सुनाई जाए। ख्वाजा साद रफ़ीक के आबाओ अजदाद मकबूजा कश्मीर के इलाके अनंतनाग से नकल मकानी करके मुतहिदा हिंदुस्तान के अमृतसर में आकर सकूनत पजीर हो गए।
यहाँ पर इस खानदान ने पश्मीना शॉल और खैमा साजी का कारोबार शुरू कर दिया और जल्द ही ख्वाजा गुलाम रसूल यानी साद रफीक के दादा का कारोबार दिल्ली और भोपाल तक फैल गया। ख्वाजा गुलाम रसूल के घर दो बेटों यानी ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक दिसंबर 1927 जबकि छोटे बेटे ख्वाजा मोहम्मद शफी की पैदाइश अमृतसर में हुई, मगर बाद में ख़ानदानी कारोबार का मरकज़ दिल्ली में होने की वजह से उनकी स्कूलिंग दिल्ली में हुई। ये एक मतमव्वल ख़ानदान था, पैसे की रेल पेल थी, तो बुनियादी मकसद यही था कि नई नस्ल को आला तालीम से आरास्ता किया जाए। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक को एफए में दाखिला गवर्नमेंट एमईओ कॉलेज अमृतसर में मिला। अभी उन्होंने डिग्री हासिल नहीं की थी तो उनके वालिद यानी ख्वाजा गुलाम रसूल की ख्वाहिश थी कि वो आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान जाएं और वहाँ से डॉक्टर बनकर वतन वापस आएं। मगर मुल्की मंजरनामा कुछ वैसा बन चुका था कि लाहौर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो चुकी थी, अलग मुसलमान मुल्क की बातें हो रही थी और अमृतसर में ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक बतौर तालिब इल्म रहनुमा अपनी एक अलग शनाख्त बना चुके थे। क्योंकि सारा ख़ानदान दिल्ली में रहता था तो अमृतसर वाला घर दरअसल अब एमएसएफ के ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और दीगर सरगर्मियों की मनसूबाबंदी होती रहती थी। और ऐसे वक्तों में जब ख्वाजा गुलाम रसूल ने ख्वाजा रफ़ीक को कहा कि वो डॉक्टर बनने के लिए इंग्लिस्तान जाने की तैयारी करें तो शायद वो खुश हुए होंगे, मगर मुल्क की नाजुक सूरत हाल में उन्हीं दिनों कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नौजवानों को एहतजाज और मुतहर्रक रहने की कॉल दे दी। तो एक रोज़ ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक दिल्ली में अपने वालिद के पास एक दरख्वास्त लेकर पहुंच गए। ख्वाजा रफ़ीक ने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि उनकी ख्वाहिश सर आँखों पर, मगर इस वक्त बर्रे सगीर के मुसलमानों को नौजवानों की ज़रूरत है और तारीख़ के इस अहम मोड़ पर वो एक सच्चे मुहिब्बे वतन का किरदार अदा करना चाहते हैं। वो बेदाशी सियासी रहनुमा थे और इनकी दिली खुशी भी इसी में थी, तो उनके वालिद ने उन्हें ये इजाज़त दे दी। उस वक्त ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक की उम्र 20 बरस भी नहीं होगी जब एमएसएफ अमृतसर के जनरल सेक्रेटरी बन चुके थे। अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को रोकने के लिए मुस्लिम लीग का साथ देना शुरू किया तो यूनियनिस्ट पार्टी का जवाल शुरू हो गया, मगर इसके बावजूद 1946 के इंतखाबात में यूनियनिस्ट पार्टी तकरीबन 18 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गई। कांग्रेस सिखों और दलित पार्टियों से इत्तेहाद की वजह से खिजर हयात टोआना की क़यादत में पंजाब में हुकूमत बनाई गई, जिसके बाद कायद आज़म ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दे दी। मगर इससे पहले अप्रैल 1944 में कायद आज़म ने खिजर हयात टोआना को फ़ोन करके पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी को मुस्लिम लीग में ज़म करने का हुक्म दिया, तो उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके जवाब में बानी पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि आपको ज़िंदगी भर इस बात पर पछताना पड़ेगा। कायद आज़म जैसे कूल और लफ्ज़ों को तोल कर बोलने वाले सियासतदान पंजाब के वज़ीर आज़म खिजर हयात टोआना की पॉलिसियों की वजह से यूनियनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं के लिए गद्दार का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर चुके थे और उन पर पंजाब और मुसलमानों को तकसीम करने का इल्ज़ाम भी लगाया। कायद आज़म ने मुस्लिम लीगी कारकुनों और ख़ास तौर पर नौजवानों को डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी, जिसके बाद अमृतसर में ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक अपने साथियों के साथ सड़कों पर निकले और नतीजे के तौर पर इन्हें गिरफ्तार करके गुरदासपुर की जेल में बंद कर दिया गया। तहरीक पाकिस्तान में ख्वाजा साद रफ़ीक को अक्सर अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से जेल की हवा खानी पड़ी और इन्हीं हालात में पाकिस्तान बन गया। उनका ख़ानदान हिजरत करके लाहौर आ गया, मगर ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक कई रोज़ तक अमृतसर में अपना फ़र्ज़ अदा करते रहे। मगर जब ये पाकिस्तान पहुँचे तो इन्हें एक आज़ाद मुल्क मुयस्सर आ चुका था, मगर सूरत हाल ये हो चुकी थी कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में एक मतवव्वल ख़ानदान एक गरीब ख़ानदान बन चुका था। उनके वालिद तो क़याम पाकिस्तान से पहले ही गोशा नशीन होकर सब इंतज़ाम अपने बेटों के हवाले कर चुके थे, तो पाकिस्तान में घर की सारी जिम्मेदारी ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक पर पड़ गई। जैसे तैसे उन्हें अंदरूने लाहौर में 10 मरले का एक 4 मंजिला घर अलॉट हुआ। उन्होंने हॉस्पिटल रोड लाहौर में एक प्रिंटिंग प्रेस लगा लिया और यूं जिंदगी की गाड़ी आगे चलने लगी। मगर कारोबार के साथ साथ ख्वाजा रफ़ीक का ज़्यादा वक्त सियासी सरगर्मियों में गुजरता। हम तसव्वुर कर सकते हैं कि नए मुल्क में अपना सब कुछ लुटा कर आने वाले पढ़े लिखे इनकलाबी और बहादुर सियासी कारकुन को इस मुल्क से क्या उम्मीदें हो सकती थी, मगर अफसोस
पाकिस्तान में जैसे शब रोज़ उन्हें देखने को मिले, इसका ख़्वाब तो शायद ना अल्लामा इकबाल ने देखा था और ना ही इसका तसव्वुर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया होगा। मगर ख्वाजा रफ़ीक जैसे करोड़ों लोग तो जागती आँखों से ये सब झेल रहे थे। जल्द ही ख्वाजा रफ़ीक को अंदाज़ा हो गया कि वो मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया था, अब वो पहले जैसी नहीं रही। फितरी तौर पर वो अपोजिशन की सियासत करने लगे और इसके लिए हुसैन शहीद सोहरवर्दी से बेहतर कैंपर कौन सा हो सकता था। हुसैन शहीद सोहरवर्दी पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत के बानी समझे जाते हैं। मुस्लिम लीग की क़यादत उनसे खौफज़दा रहा करती थी, तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने अलग होकर एक अलग सियासी जमात बना ली, जिसका नाम अवामी मुस्लिम लीग रखा गया। इसी सियासी जमात में नवाबज़ादा नसरुल्लाह, इफ्तिखार ममदूद, शेख मुजीबुर रहमान और ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक भी उनके करीबी साथियों में शामिल थे। हुसैन शहीद सोहरवर्दी के साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो सलूक किया गया, इस पर ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक गुस्से से भर गए और फिर जब मुल्क पर पहला मार्शल लॉ लगाया गया तो वो इन सियासी रहनुमाओं में शामिल थे जिनकी आवाज़ सबसे तवाना हुआ करती थी। ये भी तारीख का हिस्सा है कि अवामी मुस्लिम लीग में ही ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक और शेख मुजीबुर रहमान की करीबी दोस्ती हुई। 1965 में इन दोनों ने मिलकर मादरे मिल्लत की भरपूर इलेक्शन कैंपेन की। चीफ इलेक्शन एजेंट मुकर्रर हुए और जब धांधली से मादरे मिल्लत को हराया गया तो ये दोनों ही फौजी हुकूमत के खिलाफ गुस्से से भर गई। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान पर पहले मार्शल लॉ का बदतरीन दौर था। जबर की ऐसी फिजा थी कि सब सियासतदान कभी न कभी हार मान लेते थे, मगर ख्वाजा रफ़ीक एक निडर और दिलेर सियासतदान थे। अयूबी मार्शल लॉ में जहां शेख मुजीबुर रहमान को मुसलसल कैद में रखकर बड़ा सियासतदान बना दिया गया, वहीं पर ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक पर सबसे ज़्यादा 22 मुकदमात कायम किए गए। इन मुकदमात की पैरवी के लिए उन्हें जानबूझकर ढाका, कराची, लाहौर और रावलपिंडी के दौरान शटल कॉक बना दिया गया। कभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और लाहौर, मुल्तान और साहिवाल की जेलों में कैद किया जाता। मुआहिदा ताशकंद के खिलाफ जब अवामी मुस्लिम लीग लाहौर के सदर के तौर पर वो एहतजाज कर रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार करके बहावलपुर जेल में कैद किया गया, जहां पर उन्होंने 23 रोज़ा भूख हड़ताल की, मगर आमरीत के सामने सरे तस्लीम खम नहीं किया। इन्हें गिरफ्तारियों के दौरान वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक बार यूक के खिलाफ एहतजाज के दौरान उन्हें पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मगर फौजी हुकूमत के खिलाफ उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। अक्सर गिरफ्तार रहने और इस दौरे इब्तिला में अमरीत के खिलाफ जद्दोजहद के दौरान उनके ख़ानदान पर क्या गुजरी, इसका अहवाल ख्वाजा रफ़ीक के उन तारीख़ी खतूत में जो उन्होंने अपनी अहलिया मोहतरमा फ़रहत रफ़ीक को मुख्तलिफ़ औक़ात में जेलों से लिखे थे। खैर, तारीख़ के तालिब इल्म ये जानते हैं कि यही अवामी मुस्लिम लीग थी जिसमें से बाद में मुस्लिम का लफ्ज़ निकाल दिया गया और इसी अवामी लीग को आज बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी लीड करती हैं, जबकि यही अवामी लीग थी जिसके 6 निकात के बाद नवाबज़ादा नसरुल्लाह जो उस वक्त इसी जमात में थे, उन्होंने अपने 8 निकात पेश किए। शेर मुजीब की ख्वाजा रफ़ीक से यारी थी तो उन्होंने उन्हें ये पेशकश भी की कि अवामी लीग आपको टिकट देगी और वज़ीर भी बनाएगी, मगर ख्वाजा रफ़ीक की जमहूरियत और पाकिस्तान से कमिटमेंट का अंदाज़ा आप इस समझ से लगाएं कि उन्होंने सिर्फ यही शर्त रखी कि पहले 6 निकात पर नज़रसानी की जाए। मशरक़ी पाकिस्तान में हालात बिगड़े और नज़रियाती इख्तलाफ हुआ तो शेख रफ़ीक ने अवामी लीग से अलहदगी इख्तियार कर ली। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ने पाकिस्तान जमहूरी पार्टी के नाम से अपनी एक अलग सियासी जमात बना ली तो 1970 के इंतखाबात में ख्वाजा रफ़ीक ने इसी बेसरोसामानी मगर नज़रियाती पार्टी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लिया, मगर हार गए। ख्वाजा रफ़ीक ने पाकिस्तानी तारीख के वो बदतरीन दिन भी देखे जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। जल्द ही उन्होंने अपनी एक अलग सियासी जमात बना ली जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान इत्तेहाद पार्टी रखा और मकसद सिर्फ यही था कि वो पाकिस्तान तोड़ने वाले अनासिर के खिलाफ आज़ादी से बात कर सकें। ये वो पार्टी थी जिसमें ना सियासतदान थे, ना पैसा था, ना वसाइल थे और ना ही लोग थे।
मगर ख्वाजा रफ़ीक को अपने नज़रियात की तरवीज के लिए यही सियासी जमात सूट करती थी। वो चाहते तो किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लेते, वजारत हासिल कर लेते, सहूलत हासिल कर लेते, पैसे कमा लेते, मगर उन्हें आज़ाद रहना और अपनी मर्जी की बात करना पसंद था। ख्वाजा रफ़ीक इस पार्टी के सदर जबकि मसूद बोसवाल एडवोकेट इसके जनरल सेक्रेटरी बने। यह दौर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे सिविल मार्शल लॉ का, तो ख्वाजा रफ़ीक ने इसके खिलाफ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानहा सकूत ढाका था और ख्वाजा रफ़ीक का ये मानना था कि फ़ौजी हुकूमत इसकी मरकज़ी ज़िम्मेदार है, मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इस सानहे के मरकज़ी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि मगरबी पाकिस्तान के बड़े सियासतदान के तौर पर जिस बालिग नदरी का मुज़ाहरा उन्हें करना चाहिए था, अफसोस वो उन्होंने नहीं किया था। वो अपनी तकरीरों में खुलकर इसके इजहार किया करते थे कि फिर उन्हें खुलेआम भुट्टो की तरफ से धमकियां मिलना शुरू हो गईं कि अपनी ज़ुबान बंद करो वरना तुम्हें हमेशा के लिए खामोश करवा दिया जाएगा। ख्वाजा रफ़ीक अपनी तकारीर में कहा करते थे कि मुझे आपका पैगाम मिल चुका है मगर मैं खामोश नहीं होऊंगा। और फिर 20 दिसंबर 1972 का दिन आ गया। मुल्क भर में उनकी हुकूमत का पहला साल मुकम्मल होने की सालगिरह जारी थी और ऐसे वक्तों में ख्वाजा रफ़ीक की आवाज़ बहुत तवाना थी और लाहौर के एक सीनियर सियासी कारकुन की आवाज़ इतनी सख्त थी और इतनी चुपती थी कि बेसरो सामानी के आलम में भी वो ताकतवर हलकों के लिए तकलीफ दे थी और शायद इसीलिए उसे खामोश करवाने का फैसला कर लिया गया। 20 दिसंबर को अपोजिशन जमातों ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने को बतौर यौम स्याह मनाने का ऐलान किया। ख्वाजा रफ़ीक अपनी पार्टी के चंद कारकुन लेकर आ गए। वकला रहनुमा राबिया कारी एडवोकेट तहरीक इस्तकलाल के एयर मार्शल असगर खान और दर्जनों लोग इकट्ठे हो गए। नीला गुंबद लाहौर से एक एहतजाजी काफिला भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी करता पंजाब असम्बली के पास पहुंचा। मुस्तफ़ा खैर गवर्नर पंजाब थे और कहा जाता है कि उन्हीं के ईमा पर पुलिस और पीपल्स गार्ड के लोग एहतजाज में ख्वाजा रफ़ीक और दीगर पर फप्तियाँ कसते रहे और इनको सख्त जुमलों का निशाना बनाते रहे। इन्हीं हालात में जुलूस पंजाब असम्बली के सामने पहुंचकर मुंतशर हो गया। एयर मार्शल रिटायर्ड असर खां तो अपने बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी के जलों में घर की तरफ रवाना हो गए, जबकि ख्वाजा रफ़ीक चंद दीगर सियासी कारकुनों के साथ अपने घर लोहारी दरवाजे अंदरूने लाहौर की तरफ पैदल ही चल निकले। ये जब पंजाब असम्बली की बैक साइड पर पहुंचे और उनका रुख मुंतकबरी रोड की तरफ था, तो वहां पर उन पर एक कातिलाना हमला किया गया। कातिलों के पास जदीद असला था और ख्वाजा रफ़ीक को 5 गोलियां मारी गईं। वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। उनके साहबजादे ख्वाजा साद रफ़ीक अक्सर इंटरव्यूज़ में इसका इल्ज़ाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर लगाते हैं और उनके मुताबिक उनके वालिद को पीपल पार्टी के लोगों ने कत्ल किया था, जिनमें आसिफ तारीद ही शामिल था। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक को कत्ल किया गया तो इस ख़ानदान की सूरत हाल पहले ही मखदूश थी। कारोबार उनका पहले भी कुछ खास नहीं चलता था, घरेलू हालात ख़राब थे। 10 मरले का एक 4 मंजिला घर था। 2 बेटे साद और सलमान थे जिनकी उम्रें बिलतरतीब 10 और 60.5 साल थीं, मगर इस मौके पर इस ख़ानदान की ज़मामे कार उनकी बेवा मोहतरमा फ़रत रफ़ीक ने संभाली और फिर एक ऐसा शानदार किरदार अदा किया कि ना सिर्फ इस ख़ानदान को इस मुश्किल वक्त में से निकाला, बल्कि इनके दोनों बेटे इक़्तिदार की राहदारियों तक कई बार पहुँचे। और ये कहानी भी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। ख्वाजा साद रफ़ीक की दास्तान अभी दूसरी किस्त से शुरू होगी, जब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद कत्ल हुए तो ख़ानदान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साद रफ़ीक के प्रिंटिंग प्रेस पर उनके मेमियाल ने क्यों कब्जा कर लिया। मियाँ सली और चौधरी ज़हूर इलाही ने ख़ानदान की माली इमदाद करने की कोशिश की, तो मुहतरमा फ़रहत रफ़ीक का क्या जवाब था। इस्लामी जमीयत तलबा ने अपनी ही जमात के साद रफ़ीक को गवर्नमेंट कॉलेज से क्यों निकलवाया और फिर क्यों कोशिश की कि लाहौर के किसी कॉलेज में उनका दाखिला ना हो। जमीयत वाले क्यों साद रफ़ीक को अगवा करके पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल ले आए और सारी रात उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते रहे।
फिर कैसे साद रफीक ने जमीयत वालों को मार मार कर उनका भरकत निकाल दिया। नवाज शरीफ पहली बार वजीर आला पंजाब बने तो साद रफीक की वालिदा क्यों उनके मुखालिफ धड़े में चली गई और उनकी हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश क्यों की। और सबसे बढ़कर 1986 में शरीफ ख़ानदान को ऐसी क्या तकलीफ पहुंची कि उन्होंने साद रफीक को जेल में बंद करवा दिया और सलमान रफीक लाहौर से भागकर आज़ाद कश्मीर चले गए। अगर आपको जस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है और आप इसी चैनल की कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा है जहां पर आप क्लिक कर सकते हैं।